Hello everyone, welcome to the series of Hindu Marriage Act. So today we are going to do the conditions of valid Hindu marriage. Now this is one of the important concepts and topics of Hindu Marriage Act. But before starting this, we will do the concept and nature of Hindu Marriage Act, and then we will go with the conditions. So without wasting any time, let's start with the video. तो देखने जा रहे हैं हम कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज जो है हमारी वो सेक्रामेंटल मानी जाती है इन नेचर। ठीक है, ट्रेडिशनली तो ये सेक्रेमेंटल ही मानी जाती थी बिकॉज इसे एक असेंशियल संस्कार माना जाता था और ट्रेडिशनली इसे एक परमानेंट यूनियन, ठीक है, सो डिसॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा एक यूनियन कंसिडर किया जाता था। वेरी इटर्नल एंड होली यूनियन, ठीक है, वाइफ को भी धर्म पत्नी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, ये सब चीजें जो थी वो कही जाती थी। तो मैरिज हिंदू लॉ में जो ट्रेडिशनली मैरिज का जो एक जो एक पोजीशन थी वो बहुत ही सुपीरियर थी एंड बहुत ही ज्यादा एक रिलीजियस संस्कार जो था वो माना जाता था। इवन इन कोलकाता हाई कोर्ट मोहिनी वर्सेस बसंत कौर में ये चीज उन्होंने हेल्ड की थी कोर्ट ने कि जो हिंदू मैरिज है इट इज मोर रिलीजियस देन सेक्युलर। ठीक है, जैसे सब सप्तपदी रिचुअल है वो बिलीफ रीइंफोर्स करते हैं कि ये जो शादी है इट इज नॉट जस्ट ऑफ सिंगल लाइफ टाइम बट इट इज फॉर 7 लाइफ टाइम, 7 जन्मों का ये जो रिश्ता है एंड दिस रिश्ता इज वेरी प्योर। तो मतलब हिंदू मैरिज को बहुत ही रिलीजियसली और बहुत ही सेक्रेमेंटली जो था वो देखा जाता था ट्रेडिशनली। लेकिन अभी जब जो लॉ था वो मॉडर्नाइज किया गया, कोडिफाई किया गया, तो अभी यहाँ पर जो मैरिज है उसे एक लॉ मतलब कंसिडर नहीं किया जाता स्ट्रिक्टली इन द सिलेबल। तो अभी अगर नेचर की बात करी जाए, हिंदू मैरिज इज यूनिक इंस्टीट्यूशन जो ब्लेंड कर रही है सेक्रेमेंटल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट्स को। सेक्रेमेंटल है बिकॉज अभी भी जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का माना जाता है, परमानेंट होली इटर्नल माना जाता है। अगर नहीं हो तो सप्तपदी की जो रस्म है, जो 7 फेरे हैं, वो आज भी लिए जाते हैं, तो इट इज अ सेक्रेमेंटल। बट कॉन्ट्रेक्चुअल में है बिकॉज ये सब कंडीशन जो है वो फिल करनी होंगी, देन डाइवोर्स का कंसेप्ट आ चुका है। तो नाउ वी कैन से दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है ना, ट्रेडिशनली जो है वो उस हिसाब से मैरिज चल रही है और आजकल के टाइम पे जो मतलब ये सब चीजें हैं वो भी हो रही है। ठीक है, देन मेंटेनेंस एंड रेस्टिट्यूशन का भी हमारे पास जो राइट्स हैं वो आ चुके हैं। तो इट इज अ वी कैन से दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है, सो दिस वाज नेचर। अभी कंडीशंस पे आ जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज। अभी देखो, जब सेक्शन 5 हमारा कुछ कंडीशंस बताता है जो कि पूरी करनी जरूरी होती है फॉर अ वैलिड मैरिज। अभी एक वैलिड मैरिज को एस्टैब्लिश करने के लिए देयर आर सेवरल कंडीशंस जो दोनों पार्टीज को फुलफिल करनी पड़ती है, और अगर कोई पार्टी फुलफिल नहीं कर रही तो दैट मीन्स देयर इज नो वैलिड मैरिज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अभी वो कंडीशन करने से पहले एक और चीज हम ध्यान में रखेंगे कि दोनों पार्टीज हिंदू होनी चाहिए। ठीक है, एक वैलिड मैरिज तभी हो सकती है अगर दोनों पार्टीज हिंदू हैं। अगर एक पार्टी हिंदू है, दूसरे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या फिर जू है, तो उस केस में एक वैलिड हिंदू मैरिज जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए दोनों पार्टीज का हिंदू होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अगर एक पार्टी हिंदू है, दूसरी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी वगैरह है, तो उस केस में दे हैव स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके अंदर वो मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज करनी है तो उसमें दोनों पार्टीज का हिंदू होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, अगर ए एंड बी दोनों आपस में मैरिज करना चाहते हैं तो एट द टाइम ऑफ मैरिज ए एंड बी दोनों के दोनों हिंदू होने चाहिए। ठीक है, अभी कंडीशन पे आ जाए तो फर्स्ट कंडीशन वी हैव इज मोनोगैमी। तो मोनोगैमी कंडीशन जो है हमारी सेक्शन 5 क्लॉज 1 के अंदर दी गई है। अभी मोनोगैमी का क्या मतलब होता है कि हर एक पर्सन का एक लिविंग स्पाउस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अभी अभी मोनोगैमी का क्या मतलब है, दैट नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, कि किसी भी पर्सन का, अगर कोई बंदा शादी कर रहा है तो उसका कोई और स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए बी से शादी करना चाहता है
तो वो एक वैलिड मैरिज तभी होगी अगर ए या बी की कहीं और पहले से शादी नहीं हुई और उसका कोई स्पाउस जो है वो लिविंग नहीं है। अगर ए की सपोज सी के साथ शादी हुई है, ठीक है, और सी के साथ जो शादी थी वो एक वैलिड मैरिज थी और अभी सी के साथ शादी हुई है, सी इज लिविंग, ना ही उनका डाइवोर्स हुआ है एंड ए का स्पाउस सी है, तो उस केस में ए की बी के साथ वैलिड मैरिज नहीं हो सकती। ए को पहले सी के साथ डाइवोर्स लेना पड़ेगा, ओनली देन ही कैन डू अ वैलिड मैरिज विद बी। ठीक है, अगेन का क्या मतलब है कि एक पर्सन का एक ही स्पाउस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पर्सन बायगैमी जो है वो नहीं कर सकता, तो बायगैमी को प्रोहिबिट करता है हमारा ये सेक्शन। अभी एनैक्टमेंट इस लेजिस्लेशन के आने से पहले हिंदू लॉ जो था वो पॉलीगैमी पॉलीएंड्री ये दोनों की चीजें जो थी वो परमिट करता था, बट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जो बायगैमी है उसे प्रोहिबिट कर दिया गया है ना। एक बंदा एक ही शादी कर सकता है, ठीक है ना, एक पर्सन चाहे बीट मैन बीट वुमेन सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई दूसरी शादी कर रहा है तो वो शादी क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, अगर ये अपनी पहली बीवी के होते हुए किसी दूसरे पर्सन से शादी करेगा तो जो दूसरे पर्सन से वो शादी कर रहा है वो शादी वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, ये तो वैलिड ही है, ये वाली शादी जो है वो वॉइड मानी जाएगी। देन वी हैव लीगल इम्प्लीकेशन। देखो सेक्शन 11 जो है एक तो वो उसे नल एंड वॉइड कर रहा है, सेक्शन 17 जो है वो बायगैमी को क्रिमिनलाइज करता है। ठीक है, तो सेक्शन 17 इस एक्ट का पनिशमेंट प्रोवाइड करता है बायगैमी के लिए। अभी सेक्शन 17 एक बार हम अपना देख लें तो एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज, तो अगर कोई भी दो हिंदू शादी कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी कोई ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है, तो इस केस में उन्होंने क्या किया है, बायगैमी कमिट की है, तो उसकी क्या पनिशमेंट है, उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अभी इंडियन पीनल कोड का 494 एंड 495 जो है अभी वो नहीं रहा, बिकॉज आईपीसी ही रिपील हो चुका है। ठीक है, तो अभी आईपीसी के जगह हमारे पास क्या है, भारतीय न्याय संहिता, तो उनका सेक्शन 82 बेसिकली बायगैमी की पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव इज मेंटल कैपेसिटी। अभी मेंटल कैपेसिटी जो है, तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 जो है वो मेंटल कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। देखो इन शॉर्ट बताऊं तो 5 सेक्शन 5 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि वो जो भी पर्सन शादी कर रहा है, ठीक है, उसका जो माइंड है वो साउंड होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों पार्टी साउंड माइंड के होनी चाहिए। अगर कोई एक पार्टी अनसाउंड माइंड की है तो उस केस में जो शादी है वो एक वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टी अपना वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रही है बिकॉज ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही और शी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर वो अपना वैलिड कंसेंट मतलब कंसेंट तो वो दे पा रही है लेकिन फिर भी उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से दैट पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज और प्रोपगेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, उस केस में या फिर उसे रिकरेंट अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, अगर इन तीनों केसेस में से कोई भी ऐसा केस है तो यही माना जाता है कि वो जो पर्सन है वो साउंड माइंड का नहीं है। ठीक है, तो उस केस में एक वैलिड मैरिज जो है वो नहीं हो सकती। अभी अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो उस केस में जो शादी है वो क्या होती है, वॉइड नहीं होती बल्कि वॉइडेबल होती है। ठीक है, मतलब अगर पार्टी चाहे तो उस मैरिज को क्या कर सकती है, वॉइड करवा सकती है। देन वी हैव नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वी हैव एज टू द पार्टी। सेक्शन 5 क्लॉज 3 जो हमें थर्ड कंडीशन दे रहा है पार्टीज की एज की। अभी एक्ट जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि ग्रूम की एज 21 इयर्स एंड ब्राइड की एज 18 इयर्स होनी चाहिए एक वैलिड मैरिज के लिए। अभी अगर ग्रूम जो है वो 21 इयर्स का नहीं है, ब्राइड 18 इयर्स की नहीं है, तो उस केस में जो शादी है वॉइड या वॉइडेबल नहीं होती, जो शादी है वो वैलिड ही रहती है। लेकिन जो पार्टीज हैं उनको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 18 क्लॉज ए के अंदर पनिशमेंट दी गई है एंड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर भी पनिशमेंट दी गई है। अभी मैरिज वैलिड क्यों रहती है, क्योंकि उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड जो है वो अप्लाई होता है कि अगर कोई एक्ट कंप्लीट एक बार हो चुका है और वो कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद वो एक्ट जो है वो अंडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर वो भले ही
लीगल है, मतलब भले ही वो कोई रूल्स को वॉयलेट भी कर रहा है, इवन इन दैट केस वो एक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसे बाद में अनडन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ ये केस देयर वाज आल्सो केस ऑफ शिवानंद देवस वर्सेस भगवती अम्मा, जहाँ पे कोर्ट ने ये चीज हेल्ड की थी कि अगर माइनर मेल ने अपनी शादी कर ली है तो वो एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी, भले ही पेरेंट्स का या गार्डियन का कंसेंट उनको नहीं मिला, बिकॉज एक बार एक एक्ट हो चुका है तो उसको हम अंडर नहीं कर सकते, ठीक है। Then we have is prohibited degrees of relationship. Now section 5 क्लॉज 4 बता रहा है कि कोई भी पर्सन एक दूसरे से अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेट कर रही है तो वो शादी नहीं कर सकते। अभी प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो हमने कहाँ पे करी थी, सेक्शन 3 क्लॉज एफ में हमने डेफिनेशन करी थी। उसका लेक्चर मैंने एकदम एक्सप्लेन में एकदम एकदम डिटेल में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका लिंक जहाँ पे हमने पूरी डेफिनेशन की थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। अभी एक बार फिर से थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि दो पर्सन कब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में माने जाते हैं, अगर एक लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट है किसी दूसरे पर्सन का। तो लीनियर लीनियर असेंडेंट क्या होता है कि अगर एक पर्सन एक मान लो ग्रैंड सन, ठीक है, और दूसरा उसका ग्रैंड फादर है, तो ये जो ग्रैंड फादर है ही इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पर्सन एक दूसरे के लीनियर असेंडेंट है, तो अगर एक ग्रैंड डॉटर है तो वो अपनी तो अगर एक ग्रैंड डॉटर है तो वो अपने ग्रैंडफादर से शादी नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज वो क्या है, वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर आता है। देन नेक्स्ट वी हैव इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। तो अगर लीनियर असेंडेंट की वाइफ या लीनियर डिसेंडेंट का अगर कोई हस्बैंड है तो वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आता है। तो ग्रैंड डॉटर का जो हस्बैंड होगा वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में आएगा ग्रैंड फादर के लिए, और अगर ग्रैंड फादर की वाइफ है तो वो भी ग्रैंड डॉटर के लिए प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में ही आती है। या फिर अगर कोई फादर मदर की ब्रदर की वाइफ है तो उससे भी शादी नहीं की जा सकती, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आएगा। या फिर ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर के ब्रदर की वाइफ है तो वो भी किसमें आती है, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आती है। इफ टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, अगर ब्रदर एंड सिस्टर्स है या फिर अंकल एंड नीस है या फिर आंट एंड नेफ्यू है या फिर चिल्ड्रन है ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ टू ब्रदर्स और टू, ठीक है। तो अगर ब्रदर एंड सिस्टर है उनके बच्चे, ठीक है, अगर दो भाई हैं तो उनके बच्चे, अगर दो सिस्टर्स हैं तो उनके बच्चे, ये सारे क्या आएंगे, ये सारे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं। तो सेक्शन 5 क्लॉज 4 क्या कहना है कि अगर कोई भी दो पर्सन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंडर फॉल कर रहे हैं, क्या क्या कह रहा है कि अगर कोई भी दो पर्सन प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप के अंडर फॉल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से एक वैलिड मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या मानी जाएगी, वो वॉइड मैरिज मानी जाती है। लेकिन लेकिन आल्सो देयर इज एन एक्सेप्शन कि अगर दोनों के कस्टम और यूसेज परमिट कर रहे हैं ऐसी मैरिज तो फिर वो वैलिड मानी जा सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल जनरल रूल क्या है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर जो लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते, वो एक वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती। लेकिन अगर दोनों के कस्टम्स या फिर यूसेज जो है वो परमिट कर रहे हैं तो उस केस में वो एक वैलिड शादी मानी जाएगी, क्लियर। Then we have Pinda's degree of relationship to section 5 clause 5 क्या बता रहा है कि एक पर्सन अपने फादर की 5 जनरेशन एंड अपनी मदर की 3 जनरेशन में शादी नहीं कर सकता, ठीक है, वो क्या, वो पिंडा में फॉल करता है। इन शॉर्ट पिंडा रिलेशनशिप यही होता है। बाकी मैं आपको मैं कह रही हूँ कि मैंने ये जो डेफिनेशन है उनका एक अच्छी से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो अभी सेक्शन 5 क्लॉज 5 क्या कह रहा है कि अगर दो पर्सन एक दूसरे के पिंडा हैं, ठीक है, यानी कि मान लो अगर ए का जो बी है या तो वो उसके फादर की 5 जनरेशन में से है, ठीक है, या फिर उसकी मदर की 3 जनरेशन में से फॉल कर रहा है तो उस केस में ए बी के साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है, वो क्या मानी जाएगी,
वो एक वॉइड मैरिज मानी जाएगी। लेकिन लेकिन अगर उनके कस्टम और यूसेज ये चीज़ परमिट कर रहे हो, तो फिर वो एक वैलिड मैरिज हो सकती है। ठीक है? तो ये हमारी कंडीशंस है। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड फॉर मोर सच शॉर्ट वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस। तो यहाँ तक हमारा कंडीशंस है। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड मैंने ऑलरेडी और भी वीडियोस बनाई हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, मतलब पूरा का पूरा एक्ट हम कवर करते हैं। तो उन सब का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस।